दोस्तों, इंसान की साधारण जिंदगी में भी जो अक्सर सुनने वाला एक अपराध होता है, धोखाधड़ी। आप अक्सर सुनते हो किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई या किसी के साथ धोखाधड़ी किसी ने कर दी। उसमें दोनों ही मामलों में 420 का मामला आता है। आपने सुना होगा कि वो आदमी 420 है या फिर 420 उसने की है। 420 जो आईपीसी का एक सेक्शन है, वो एक ऐसा सेक्शन है जो रिलेट करता है धोखाधड़ी को। किसी भी व्यक्ति के साथ चीटिंग हुई या किसी ने किसी के साथ चीटिंग की, धोखाधड़ी की, उसके अंदर 420 पिक्चर में आता है। साथ ही क्या कहता है 417 आईपीसी, 417 जिसमें बोलता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल की सजा होती है या फिर फाइन लगेगा या फिर दोनों भी हो सकता है। अब 420 की बात करें, जिसके अंदर की जो सजा है, पनिशमेंट होगी 7 साल की, एक्सटेंड भी की जा सकती है, साथ में ही फाइन लगेगा और दोनों भी किया जा सकता है। अंतर क्या है? अंतर को समझ गया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को डायमंड्स बेचने के लिए गया और जो डायमंड्स बेचने के लिए गया वो सिर्फ कांच के टुकड़े थे। उसने डायमंड बनाकर उसको बेच दिया। अभी सिर्फ दिया है और चला गया, पैसे की डिलीवरी नहीं हुई, सिर्फ यहीं तक वो मामला था। तो ये मुकदमा 417 ऑफ आईपीसी बन गया। अब मान लीजिए उसने वही जो हीरे बनाकर जो बेच रहा था उस कांच को, उसने बेच दिया, साथ में कुछ पेमेंट भी ले ली, लाखों में करोड़ों में। अब पेमेंट की डिलीवरी भी हो गई, वहां से वो चला जाता है। अब जब पता चलता है, वो उसको बोलता तुमने तो मुझे कांच सब कुछ बेच दिया, पैसा वापस भी नहीं करता है और ये चीटिंग हो चुकी है। तो यहां पर 420 पिक्चर में आ जाता है। अब मान लीजिए एक चीज और आती है कि उसने वहां पर सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट लगा दिया कि जो ये हीरे हैं, डायमंड जो है, ये लैबोरेटरी पास है, और उसने खुद वो सर्टिफिकेट बना दिया। तो यहां पर आ गया 467, मतलब 467, जिसके अंदर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये आपको जरूर ऐड कराना चाहिए। और जो लोग आपको बेचने आए थे वो हीरे, वो लोग 2 या 2 से ज्यादा थे, तो यहां 120 बी लग जाएगा। अब मान लीजिए कि पहले उसने आपको ऑनलाइन ट्रैक किया, ऑनलाइन ट्रैक करने के बाद में वहां पे साइन भी उसने कुछ बना दिए, मतलब ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड में आकर फिर फिजिकली फ्रॉड हुआ। तो ऐसे मामलों में अब 66C और 66D भी पिक्चर में आ जाएगा। अब ये जो मामले होते हैं 420 के, मान लीजिए उसमें 467 नहीं था या ऑनलाइन फ्रॉड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 420 आपके साथ हुई। ऐसे मामलों में जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर कटवाने के लिए, आपने देखा होगा पुलिस जल्दी से एफआईआर नहीं काटती है। और मान लीजिए कि चलो एफआईआर दर्ज हो भी गई, और वैसे तो एफआईआर दर्ज आपकी होगी नहीं पुलिस स्टेशन से, आपको वकील साहब की मदद लेनी ही पड़ेगी। आप वकील साहब की मदद लेते हैं, आप कंप्लेंट देते हैं पुलिस स्टेशन में, डीसीपी साहब को भी जाके कंप्लेंट देते हैं। उसके बाद आप जाते हैं 156(3) का सहारा लेते हैं। आपके वकील साहब जाते हैं कोर्ट में और जाकर वहां पे अपनी एप्लीकेशन डालते हैं। 156(3) दोस्तों के तहत आपकी जो एफआईआर है दर्ज हो जाती है। ज्यादातर 420 के मामले में, सिर्फ अगर 420 का मामला है तो वो सारी एफआईआर ज्यादातर 156(3) का सहारा लेकर ही एफआईआर दर्ज होती है, एसएफआईआर दर्ज नहीं होती है। और अगर ऐसा हुआ तो आपके वकील साहब को बहुत ही सूझबूझ के साथ अच्छे से कंप्लेंट आपकी बनानी चाहिए। आप कभी भी कंप्लेंट देने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जो इंसान आपके बार बार कॉल करने पर आपका पैसा नहीं दे रहा है, आपको क्या लगता है कि आपको नॉर्मल सी कंप्लेंट करोगे और पैसा मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। आप वकील साहब की मदद लें, कंप्लेंट बहुत स्ट्रांग बनाएं, अच्छे से अच्छी। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आप पकड़ नहीं पाते, पर वो वकील साहब पकड़ लेते हैं, और जो वकील साहब आपको कंप्लेंट बनाकर देंगे उसके आधार पर ही एसएचओ साहब को कंप्लेंट दो, उसी की ही डीसीपी साहब को दो, उसी कंप्लेंट को लेकर आप कोर्ट में जाओ। अगर आपने दे दी पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेंट और 56(3) में जा रही है कुछ कंप्लेंट, तो वहां कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है। आप कभी भी किसी को भी पैसा दें, बिना लिखत पढ़त के बिल्कुल ना दें। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, किसी भी इंसान ने किसी को ब्याज पर पैसा दिया, उधार पैसा दिया, वो कैश में दे दिया। कैश में दिया तो मान लीजिए वो पैसा लगभग डेड है। आप कोशिश करें कि अकाउंट ट्रांसफर करें, और ऐसा होता भी है। लोग क्या करते हैं, किसी को भी 20, 25 या 50 लाख रुपए दिया, अकाउंट ट्रांसफर पेमेंट की, और फिर बोलते हैं कि अब आप हमसे एक एमओयू कर लो कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमें बेच रहे हो। हमने तो ये भी देखा है कि लोग रजिस्ट्री तक लोगों के नाम करा देते हैं पैसा लेने के लिए, कि उधार पैसा लेते हैं और एक सेपरेट तरीके से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि पैसा ब्याज पर लिया है, वो पैसा हम वापस दे देंगे। जब सामने वाला आपको पैसा नहीं देता तो यहां ये डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आते हैं पैसा निकलवाने के। बहुत सारे ठग हैं ऐसे बैठे हुए जो आपसे पैसा लेंगे और पैसा कभी वापस तक नहीं देंगे। ऐसे कई सारे मामले अक्सर हमारे सामने आते हैं और हम हमेशा आपको बोलते हैं कि 420 का जो मामला होता है ये कॉमन है।
ये आम है, अक्सर आपके साथ में धोखाधड़ी होगी या फिर बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है धोखाधड़ी करते हैं और जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गई 56(3) में, एफआईआर दर्ज होते ही आपको क्या लगता है कि पुलिस सीधा उसे अरेस्ट कर लेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधा जैसे ही चार्जशीट लगती है, चार्जशीट लगते ही आपको एक प्रोटेस्ट पिटीशन डालनी है। मतलब कि जो ये चार्जशीट लगी है उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवाना है, री इन्वेस्टिगेशन आपको करवानी है। आपको उसके लिए सेटिस्फाई करना होगा मजिस्ट्रेट साहब को कि क्यों आप री इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और साथ में ही ये भी कोशिश कर लें कि जो री इन्वेस्टिगेशन हो वो दूसरे पुलिस थाने से हो, दूसरे पुलिस स्टेशन से हो। आप पुलिस स्टेशन भी बदलवा सकते हैं, आपका अधिकार है, ऐसे आपका पैसा वापस मिलेगा नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ परेशान रहेंगे। और जो ठग होते हैं, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले जो लोग होते हैं, उनको और मनोबल मिलता है और लोगों को ठगने के लिए। आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई है, आपके साथ क्या घटना हुई है और आप हमसे क्या एडवाइस चाहते हैं? आप कोई भी किसी भी तरह की अगर एडवाइस चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछें। और अगर कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो अपनी एफआईआर को शेयर करें हमारे साथ, हमें व्हाट्सएप करें, हो सकता है हम उसमें आपकी कोई मदद कर सकें। और दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।